वैसे ब्रॉडली स्पीकिंग मैंने आप लोगों को थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टाइम एंड अगेन बीच बीच में एक्सप्लेन किया है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स आई हैव कन्वेड, बट अब हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे. राइट? एक्सटॉर्शन 383. Always read any section along with illustrations. If you have command on the section and illustrations, I can challenge you need not to go through any law on this earth. Your concept will be clear. तो जैसे बच्चों को IIT और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं ना, टीचर्स कहते हैं NCERT पढ़ दो, सब कुछ उसके अंदर है. लेकिन चूंकि हर लाइन में वहाँ होता है तो बच्चे उसको कैच नहीं कर पाते हैं. सिमिलरली यहाँ जो इलस्ट्रेशंस हैं वो आपको सिंपली लगता होगा सेक्शन है, इसके इलस्ट्रेशन है. नो, सेक्शन के इलस्ट्रेशन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी कभी भी सेक्शन पढ़ो, इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ो. हर इलस्ट्रेशंस में उस सेक्शन का पूरा डिटेल सब कुछ होता है, बस समझने का फर्क है. सी 383. Whoever, वैसे तो मैंने आपको एक लेमैन की भाषा में बता ही दिया था. कोई भी व्यक्ति किसी आदमी को अगर इंजरी पहुंचाता है या फियर देके उसको या किसी और व्यक्ति को और उससे कोई भी प्रॉपर्टी डिलीवर कराता है, एक्सटॉर्शन हो जाता है. डिलीवरी इज मस्ट. एक्सटॉर्शन में एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है डिलीवरी. मैंने किसी आदमी को पकड़ा, उसकी गर्दन दबोच ली और उसकी जेब से पर्स निकाल लिया, डिलीवरी नहीं है. थेफ्ट हो सकती है, इट इज नॉट डिलीवरी. खेत में कोई किसी की फसल काटने गया हुआ है, जिसकी फसल थी वो ऊपर से आ गया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, दूसरी साइड ने कहा कि नहीं हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको भगा दिया वहां से. वहां बात आती है वेदर जो थेफ्ट है वो हुआ या एक्सटॉर्शन हुआ. एक्सटॉर्शन तब होता है जब वो अपनी फसल को हैंड ओवर करता. वो तो नहीं हुआ, हालांकि धमकी दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, सब कुछ है, बट वो खुद काट के लेके जा रहे हैं, तो वो थेफ्ट होगी, उसके अंदर एक्सटॉर्शन नहीं होगा. बट अगर इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट अगर उसमें आ जाता है, देन इट विल बी ए केस ऑफ रॉबरी. और 5 से ज्यादा लोग हैं तो इट विल बी ए केस ऑफ डकैती. ये दिस इज द ओनली डिफरेंस. Theft can be robbery, extortion can be robbery, and aggravated form डकैती also. So you have to understand all these things. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury. इंजरी की डेफिनेशन 44 मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम भी, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. राइट? सेक्शन 44. टू दैट पर्सन और टू एनी अदर. कैसे? कोई लेडी अपना बैग लेके जा रही है, कोई समैकिया आया, उसकी गोद में उसका छोटा बच्चा भी है 6-8 महीने का, उसने दौड़ के वो बच्चा छीन लिया और लेके कहा मैं इस बच्चे को फेंक दूंगा या मुझे अपना पर्स हैंड ओवर करो. तो वो इंजरी पहुंचाने की धमकी किसको दे रहा है? बच्चे को. और पर्स किससे मांग रहा है? मां से. राइट? यानी कि इंजरी का थ्रेट किसको दे रहा है? या मां को दे या दूसरे आदमी को भी दे, एनी अदर पर्सन. वर्ड है ना ये, तो ये समझना आप लोग. Put any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby
dishonestly. Again 23 and 24. Wrongful gain, wrongful loss, dishonestly causing wrongful gain to himself, wrongful loss to other person, or depriving to legally entitled or like आप लोग बताइए. Dishonestly induces, induce करता है उसको. The person so put in fear. देखिए, बच्चे को फेंक दूंगा, फियर किस में पैदा कर रहा है? मां में. फियर किसको जा रहा है? मदर को. ये नहीं कि बच्चे को फियर हो रहा है, मदर को. जिस व्यक्ति को आप थ्रेट दे रहे हैं, पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, या तो उसको दे रहे हैं या थर्ड पर्सन को लेकर दे रहे हैं. लेकिन डिलीवरी कौन दे रहा है? हु इज पुट इन फियर ऑफ इंजरी. ये नहीं है कि आप उसको दे रहे हैं, उसने कहा ठीक है मेरे पास पैसे नहीं, मेरा दोस्त दे देगा. ठीक है. टू डिलीवर टू एनी पर्सन, पुट इन फियर, टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी. मतलब जो इंजरी कोज कर रहा है, या तो वो खुद मांग रहा है मुझे दो, या कह रहा है नथुलाल को दो मेरे बिहाफ पे. समझ गए? फियर पैदा करना किसका? इंजरी का. डिसऑनेस्टली इंड्यूस करना प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए. बट फियर, जो इंस्टेंट फियर उसको कर रहा है, या तो उसको डायरेक्ट कर रहा है या किसी थर्ड पर्सन को करके उसको कर रहा है. और डिलीवरी किसको कर रहा है? या टू एनी पर्सन. ये नहीं कि उसको खुद को है, ये भी समझो. मैं यहां साकेत में किसी आदमी को थ्रेट देता हूं कि या तो तुम इतने पैसे फला आदमी को दो, नहीं तो तुम्हारी बेल नहीं होने दूंगा मैं. ठीक है, धमकी मैं उसको दे रहा हूं. बेल किसकी नहीं होने दूंगा? जो उसका आदमी अंदर बंद है. और पैसे किसको दिलवा रहा हूं कि फला आदमी को पैसे दो इतने, नहीं तो बेल नहीं होने दूंगा. एक्सटॉर्शन हुआ कि नहीं हुआ? धमकी मैं दे रहा हूं, इंजरी मैं पहुंचा रहा हूं, मैं फियर पैदा कर रहा हूं. ठीक है. और किस बात को लेके? तुम्हारा आदमी अंदर बंद, उसकी बेल नहीं होने देंगे, या तुम इतने पैसे फला आदमी को दे दो. एक्सटॉर्शन हो गया. ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि किसी का चेक साइन करके दे दो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी. प्रोमिजरी नोट साइन करके दे दो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी. और एनीथिंग साइंड और सील्ड which may be converted into a valuable security commits extortion. Right? एक आदमी ने एक आदमी को कहा, इलस्ट्रेशन फर्स्ट, कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट, ए ने जेड को कहा तुम्हारे अगेंस्ट में डिफेमेटरी चीजें छाप दूंगा. लाइबल और स्लैंडर आता है ना, लॉ ऑफ टोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे आप. लाइबल और स्लैंडर आता है, हालांकि प्रोनाउंस अलग अलग तरीके से करते हैं लोग उसको. हाँ. Z unless Z gives him money, he thus induces Z to give him money. A has committed extortion. Illustration 2, कि तुम्हारा बच्चा हमारी wrongful confinement में, ठीक है, या तो इतने पैसे दो, नहीं तो हम आपके बच्चे को इंजरी पहुंचा देंगे. एक्सटॉर्शन हो गया. जो रैंसम मनी के लिए होता है, जो रैंसम मनी के केसेस होते हैं, उसमें 364A शायद सेक्शन सेपरेट ऐड कर दिया गया है अलग से. क्योंकि जब ये रैंसम मनी के बढ़ने लगे काफ़ी सारे केसेस, अगर कोई किसी की किडनैपिंग करता है, रैंसम मनी लेने के लिए करता है, तो उसके लिए स्पेशल
अमेंडमेंट ला के सेक्शन ऐड कर दिया गया आईपीसी में। अदरवाइज मान लो कोई मेजर हो किसी का बच्चा, अगर बच्चा किसी का 18 साल से ऊपर है, उसको उन्होंने ले लिया, किडनैपिंग नहीं होगी, एब्डक्शन होगा उसका, या उसको लेके वो थ्रेट दे रहे हैं कि रोंगफुल कन्फाइनमेंट में हमारी है तो पैसे दो, अदरवाइज उसको हम इंजरी पहुंचा देंगे। यहां ये कहता है अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर ए प्रोविजरी नोट जेड टू पे सर्टेन मनीज टू ए, जेड साइन एंड डिलीवर्स द नोट, ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। प्रोविजरी नोट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी वर्ड आया हुआ ना, साइन या कुछ भी उसने लिख के दिया है, सील लगा के दिया है, कुछ भी किया है, मैंने उसको आप लोगों को बताया चेक है, प्रोविजरी नोट होता है जैसे। देखिए ए थ्रेट देता है इलस्ट्रेशन सी टू सेंड क्लब मैन के जेड के फील्ड की प्लगिंग कर लेंगे वो, प्लो, इसको प्लो बोलते हैं, PLOUGH, प्लो कर देंगे इसको, फील्ड को जोत देंगे जाके। अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर बी ए बॉन्ड बाइंडिंग जेड अंडर ए पेनल्टी टू डिलीवर सर्टेन प्रोड्यूस टू बी and thereby induces Z to sign and deliver the bond, A has committed extortion। देख रहे हैं इसमें A थ्रेट कर रहा है, ठीक है, किसको, Z को, कि Z साइन करेगा और डिलीवर किसको करेगा, B को, ठीक है, एक बॉन्ड के B का इतना शेयर रहेगा उसके अंदर। तो आया ना, टू एनी अदर पर्सन, डिलीवरी उसको करे या एनी पर्सन वर्ड उसके अंदर। अदरवाइज सेक्शन में ये होता है कि डिलीवर द प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी टू द पर्सन हु इज एक्सटेंडिंग सच थ्रेट्स और इंजरी, वर्ड तब ये होता है, यहां पर वर्ड है एनी पर्सन, ठीक है। तो सर इस केस में बी पार्टी टू क्राइम होता, जो बी है वो पार्टी टू क्राइम होता है इस केस में, बी। हाँ। देखिए वो कहता है बी को डिलीवर करो, अगर बी के नॉलेज में सब कुछ ऐसे हो रहा है देन ही विल बी लायबल आइदर विद द हेल्प ऑफ 120 बी और 34, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अगर उसके नॉलेज में ही नहीं है, मान लीजिए मुझे बी को लोन देना है, मेरे पास पैसे नहीं है, बी बॉम्बे में बैठा हुआ है, राइट, मैंने यहां ए को धमकी दी कि या तो इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, नहीं तो तुम्हारे भाई की बेल नहीं होने देंगे। उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। जो आदमी बॉम्बे में बैठा था, मैंने उसको कहा भाई साहब मुझे आपका लोन देना था और मेरे पास नहीं, किसी में अपने दोस्त से आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूं, ट्रांसफर हो गए, हाउ ही कैन बी लायबल फॉर दैट। उसके तो नॉलेज में ही नहीं ना कुछ भी, न उसका नॉलेज है न इंटेंशन है, कुछ भी नहीं। क्या इंटेंशन और नॉलेज नहीं है, देयर इज नो ऑफेंस एक्सेप्ट 304A ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो सिंपल ये देखो, इंटेंशन और नॉलेज। यस, अगर बी को मैं ये कहता हूं भैया मैं एक आदमी को ऐसे ऐसे पकड़ रहा हूं यहां पे, और वो मेरी बात बन रही है, मेरा दबाव मान रहा है, मेरे प्रेशर में आ रहा है, और मैं आपको कुछ पैसे भिजवा दूंगा ऐसे ऐसे, आधे आपके आधे मेरे, then he will be held liable। A by putting Z in fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign or affix his seal to a bank paper and deliver it to A. Z sign deliver the paper to A here as the paper so signed may be converted into a valuable security, A has committed extortion। यहाँ सिर्फ ये एक्सप्लेन किया गया है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी सिंपली साइन और सील से हो सकती है, जो सेक्शन के अंदर कहा गया है, राइट। ये सारे इलस्ट्रेशन ए में आ गया सीधा, जिसने थ्रेट दिया उसी को डिलीवरी होगी, ठीक है। बी में कि किसी आदमी को थ्रेट देके बच्चे को, थर्ड पर्सन को, तब किसी को फोर्स कर रहे हैं कि भाई इसको ये पेमेंट करो या डिलीवरी करो, वो उसका एक्सप्लेनेशन आ गया। और ये
सी में वो आ गया कि उसको डिलीवर करे या थर्ड पर्सन को डिलीवर करे, उसका एक्सप्लेनेशन आ गया। और डी में ये आ गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है वो आ गया। तो चारों चीजें होगी ना एक्सप्लेन सेक्शन की, एक एक इलस्ट्रेशन से। तो दे हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग। नाउ वी विल गो पॉइंट बाय पॉइंट। अब आप लोगों को कैसे याद रखना है वो बताता हूं। ये तो बुक का हो गया नॉलेज सेक्शन, आप लोगों को कैसे याद करना है। इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूं। नंबर 1, इंटेंशनली पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू हिमसेल्फ और अनदर। पहला इंग्रेडिएंट, इंटेंशनली किसी आदमी को दे आर पुटिंग इन फियर ऑफ इंजरी टू हिमसेल्फ और अदर पर्सन, पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा, डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द पर्सन सो पुट इन फियर ऑफ इंजरी टू डिलीवर टू एनी पर्सन, डिलीवर टू एनी पर्सन, नॉट द सेम पर्सन, एनी पर्सन, किसी को भी, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। दो इंग्रेडिएंट्स हो गए ना। पहला क्या हुआ, पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द पर्सन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। यहां एनी अदर पर्सन वर्ड यूज किया गया है। मैं हिमसेल्फ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि क्लैरिफाई हो जाए। पहला इंग्रेडिएंट, पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, कब माना जाएगा, मतलब रियल फियर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मुझे ये चीज दे दो, नहीं तो मैं, मौलवी साहब होंगे तो कहेंगे मैं ऐसा ताबीज पढ़ दूंगा, और पंडित जी होंगे तो ऐसे मंत्र पढ़ दूंगा, तेरा बाप नरक में जाएगा सीधा। वो फियर नहीं माना जाएगा। फियर रियल फियर होना चाहिए जो एग्जिस्ट करे, रिलीजियस फियर नहीं होना चाहिए। वो मैंने क्लर्गी मैन का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था। उसको कहा, वो क्लर्गी मैन ने चर्च में किसी महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिए, चूंकि दे आर सपोज्ड टू रिमेन दे शुड मेंटेन द सेलिबेसी। और किसी को पता चल गया, उसने कहा या तो मुझे तुम पैसे दो या वैल्यूएबल सिक्योरिटी दो, नहीं तो आई विल एक्सपोज यू। तो इट वाज ए रियल थ्रेट, तो एक्सटॉर्शन। इंजरी होगी ना, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। 44 आप लोगों को ऐसे समझना है। इंजरी को ऐसे नहीं समझना, न थप्पड़ मारा, न मुक्का मारा, न घुसा, लात, कुछ भी नहीं किया उसने, डंडा भी नहीं मारा। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, सेक्शन 44। ये मैं रिपीटेडली इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों के सामने जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंजरी से आप कंफ्यूज ना हो। आपको सेक्शन 44 दिमाग में आना चाहिए, देन एंड देयर, विच इंजरी, कैसी इंजरी की बात हो रही है, तब दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। फोर्टी 44 में इंजरी डिफाइन किया गया, मैंने आप लोगों को बता दिया। एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसके पास किसी व्यक्ति ने काम किया, कॉन्ट्रैक्टर मर गया। उस व्यक्ति ने उसकी वाइफ को चिट्ठी लिखी कि तुम्हारे हस्बैंड पे मेरा ड्यू था, मैंने काम किया था उसके साथ, या तो वो पैसे दे दो, नहीं तो तुम्हारे हस्बैंड से अगले वर्ल्ड में जाकर रिकवर करूंगा मैं। तो ये रियल इंजरी नहीं मानी जाए, राइट। ये डिसाइडेड केस है तनुमल का,
TANUMAL। कोई आदमी किसी आदमी को धमकी देता है, यहाँ हर दिन हम लोग डील करते हैं ना केसों में कि 4 मुकदमे लाद देंगे तेरे ऊपर हम, राइट? वी एक्सटेंड द थ्रेट्स। किसी एडवोकेट की कोई फीस मार ले तो क्या कहता है, यही तो कहता है ना कि 4 मुकदमे लाद दूंगा तेरे ऊपर। या आपस में झगड़ा होता है, लोग कहते हैं मैं तेरे ऊपर केस डाल दूंगा या तुझे केस में फंसा देंगे। या हम कोर्ट में आके हमेशा डिफेंस लेते हैं कि जी कुछ दिन पहले इन्होंने धमकी दी थी कि या तो हमारा मकान खाली कर दो नहीं तो तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे। यही बातें होती है ना। तो टेरर ऑफ क्रिमिनल चार्ज थ्रेट माना जाएगा। मतलब धमकी ही थ्रेट मानी जाएगी। ये नहीं है कि वो रियली बिल्कुल कोर्ट के सामने उसने फाइल कर दिया, केस चल रहा है, प्रोसीडिंग हुई, तब माना जाएगा। Dishonestly induces the person to deliver to any person any property। मैंने बताया डिलीवरी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, डिलीवरी होनी चाहिए। मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था, किसी आदमी को पकड़ लिया, अपने एक हाथ के नीचे दबा लिया और उसका पर्स निकाल लिया। वो देखा जाए लेमैन की भाषा में देखो अभी इसको, उसने पुट हिम इन फियर ऑफ इंजरी, उसको पकड़ लिया, ठीक है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, राइट, और डिसऑनेस्टली उसने उसका पर्स निकाल लिया। आम आदमी कहां जंप करेगा, आंसर कहां गलत होता है? एकदम आंसर आप लोगों का जाएगा, अरे नहीं उसने पकड़े उसको दबा के रखा और उसका ये कर दिया वो कर दिया, एक्सटॉर्शन हो गया। नो, थेफ्ट होगी। बट अगर आप थेफ्ट कमिट करते टाइम किसी व्यक्ति को इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करते हैं, देन इट इज रॉबरी। समझो, आपका आंसर सही है, थेफ्ट किया उसने, यहां तक आंसर आपका करेक्ट है। लेकिन पहले थेफ्ट होगी, रोबरी उसके बाद आएगी, या पहले एक्सटॉर्शन होगा, रोबरी उसके बाद आएगी। जब हम रोबरी पढ़ेंगे वहां आएगा कि वहां देयर शुड बी फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। जब उसने उसको ऐसे पकड़ लिया तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर दिया ना उसको, और तब उसका पर्स निकाल लिया, तो रोबरी हो जाएगी। क्या हुआ? ये साइमल्टेनियसली आप लोगों को ऐसे पता होनी चाहिए हर चीज। ये नहीं हमने कह दिया थेफ्ट और वहीं रुक गए, लेकिन वो कहां जाएगा भाई? थेफ्ट तो किसी के घर में गए, हम चुपचाप लेके आ गए, न किसी से मारपीट हुई न कुछ हुआ, वो भी थेफ्ट हुआ, और यहाँ पकड़ के दबोच भी लिया उसको, और फिर जबरदस्ती पर्स भी निकाल लिया। तो सीधा आप कहेंगे एक्सटॉर्शन हो गया जी? नो, थेफ्ट एग्रावेटेड फॉर्म, रोबरी। ऐसे याद करना है। पहले दिमाग लगाओ थेफ्ट हुआ कि एक्सटॉर्शन हुआ, उसके बाद ये दिमाग लगाओ एग्रावेटेड फॉर्म हुई कि नहीं हुई। अगर एग्रावेटेड फॉर्म है, इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का फियर है, इंस्टेंट मीन इंस्टेंट। ये नहीं है आदमी वहां 500 मीटर खड़ा होकर डंडा घुमा रहा है, मैं आ रहा हूं तुम्हारा इलाज करूंगा अभी, वो इंस्टेंट फियर नहीं है, दूर खड़ा हो। एक आदमी को ये बसों में लूटते ट्रेनों में आए दिन, वो वेपन लेके आ जाते हैं, चाकू, छुरी, बंदूक, गन, पिस्टल दिखा के, निकालो जिसका जो माल है फटाफट
ज्वेलरी ये वो, कोई आदमी कान नहीं हिलाता, महिलाएं निकाल निकाल के फट फट डालती है। क्या ऑफेंस हुआ? मैंने कहा 5 से ज्यादा है भाई। ट्रेन में, बस में पिस्टल दिखा के, वो मान लो 2 ही आदमी है, ठीक है, या 3 आदमी, चलो, एक बस के अगले गेट पे चढ़ गया बंदूक लेके, एक पिछले गेट पे चढ़ गया पिस्टल लेके, और एक बीच में वो कपड़ा लेके घूम रहा है, हाँ लाओ बहन जी, लाओ लाओ लाओ, सब डालते। किसी ने रजिस्टर नहीं किया, चुपचाप डालते चले गए। तो इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन है कि नहीं है? रोबरी हुई कि नहीं हुई? और डिलीवर खुद कर रहे हैं, सारे देते जाते हैं ना। एक्सटॉर्शन, एग्रावेटेड फॉर्म, रोबरी। भाई बॉडी इंजरी पहुंचाने का उन्होंने उनको खतरा किया कि नहीं किया? थ्रेट दिया कि नहीं दिया? बॉडी, माइंड और रेपुटेशन, कुछ भी मत मानो, टेंशन में तो सारे आगे, माइंड में तो हो ही गया टेंशन। अब ये सोचो कि रियली तो कुछ भी नहीं करा, इसलिए बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी वर्ड यूज किए गए। सारे हाय हाय करने लग जाते हैं ना बैठ के, मर गए जी, मर गए, मर गए, ऐसे दुबकी मार के बैठ जाते हैं, वो कहते लाओ जी लाओ जी। तो माइंड में तो हो गया नहीं हो गया मिनिमम। तो एक्सटॉर्शन, देन रोबरी, 5 से ज्यादा है तो डकैती। टू एनी पर्सन, मैंने बताया ये नेसेसरी नहीं है कि उसी आदमी को आप डिलीवर करेंगे, थर्ड पर्सन दोनों कर सकते हैं। सर अगर प्री में क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव में चारों हैं टिक करने के लिए, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन एंड डकैती, तो डकैती तो नहीं आ रही क्योंकि मेंबर्स मोर देन 5 होनी चाहिए, थेफ्ट भी नहीं आ रहा है, एक्सटॉर्शन और रॉबरी में से रोबरी है। अरे आप समझो, मैं एक्सटॉर्शन पहले इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए रोबरी हुई क्यों। जब तक थेफ्ट या एक्सटॉर्शन नहीं होगा रोबरी हो ही नहीं सकती। प्रीरिक्विजिट कंडीशन है, पहले थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा, उसके बाद रोबरी आएगा। समझ गए बात को? अगर थेफ्ट या एक्सटॉर्शन नहीं है, देयर कांट बी रोबरी। तो उससे पहले या थेफ्ट होनी चाहिए या एक्सटॉर्शन होनी चाहिए, उसके बाद रोबरी आएगा और उसके बाद डकैती आएगा। तो प्रीरिक्विजिट कंडीशन। तो ये हो गया एक्सटॉर्शन, ठीक है। एक्सटॉर्शन में किसी को कोई डाउट, कोई चीज समझ में ना आ रही हो? थेफ्ट पे हमने डिस्कस किया था, कोई पॉइंट किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो? और वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ डिटेल में जाने की काफ़ी, और जितने इलस्ट्रेशन या डिसाइडेड केसेस, वो जितना भी मैं बोलता हूँ आप ये समझो कहीं न कहीं हेल्ड हो रखा है वो। लेकिन वो चीज़ें मैं सारे केसेस बताऊंगा, आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे, उनको रट्टे लगाने लग जाओगे घर जाकर। आई नो दैट दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स, इसलिए मैं जो सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट्स होती है वो बताता हूँ, और उन्हीं को याद करना है, ठीक है। ये तो आपके कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो एक्सटॉर्शन में एनी डाउट? फटाफट। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस क्या है? एक लेमैन के तरीके से, बिल्कुल आम आदमी की भाषा में, क्या कोई खड़ा होकर मुझे बता सकता है? हिज आंसर मे बी राइट और रॉन्ग, आई विल नॉट माइंड इट। बिल्कुल लेमैन की भाषा में बताने की कोशिश करो। इसका मतलब आप लोग पढ़ते नहीं ढंग से, न सुनते नहीं। सर एलिमेंट ऑफ फियर होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। हैं? एलिमेंट ऑफ फियर होना चाहिए, लेस देन 5% होना। ना, मैं थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की बात कर रहा हूँ, रोबरी डकैती की नहीं कर रहा हूँ। सर थेफ्ट में फियर एलिमेंट नहीं होता, उसमें फियर एलिमेंट होता है। यस, 100% इज राइट। सर थेफ्ट में मूवमेंट जो होती है वो ओनर के बिना कंसेंट होती है।
और Yes. एक्सटॉर्शन में उसकी कंसर्न मतलब वो फियर हाँ, डिलीवर कर रहा है खुद, भाग रहा है चोर, उसका पीछा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इसमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक्सटोर्शन में शुरू से ही है। इंस्टेंट फियर थेफ्ट में आ गई फिर तो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। बेटा पर थेफ्ट तो है ही ना, पहले तो थेफ्ट है, वो तो एग्रावेटेड फॉर्म है उसकी। आप रोबरी को ये ना समझे, वो नाम लिख दिया रोबरी, वो इसलिए दे दिया नाम उसको रोबरी और डकैती कि अगर एग्रावेटेड फॉर्म है तो उनको सजा ज्यादा दी जाएगी। टेक्निकली तो दोनों थेफ्ट और एक्सटोर्शन ही तो है, एग्रावेटेड फॉर्म है, वो पनिशमेंट ज्यादा देनी चाहिए ऐसे केसेस के अंदर। मैं इसको लीगल लैंग्वेज में आप लोगों को बताता हूं, सुनो। एक्सटोर्शन इज कमिटेड बाय रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग ऑफ कंसेंट। रॉन्गफुली आप कंसेंट ऑब्टेन कर रहे हैं किसी की। और थेफ्ट द ऑफेंडर टेक्स विदाउट द ओनर्स कंसेंट। Property obtained by extortion is not limited to movable only. It includes immovable also. But so far as theft is concerned, it is limited to movable property only. In extortion, the property is obtained by intentionally putting any person in fear of injury to that person or any other, thereby dishonestly inducing him to part with his property. In theft, the element of force does not arise. ये आप लोगों को ना ऐसी भाषा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, जैसे मैं बता रहा हूँ। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विद क्लैरिटी पता चल जाए। बिल्कुल आम आदमी की भाषा में, लेमैन की भाषा में सिर्फ यही लिख दो, उसमें फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसमें नहीं करता है, उसमें कंसेंट उसकी खुद की होती है, उसमें नहीं होती है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं बिल्कुल कि wrongfully obtained द कंसेंट, ये वो लाइक दैट लिख दो तो अच्छी बात है, बट ऐसे भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, कोई बुराई नहीं इसमें। नाउ रोबरी एंड डकैती। मैं सेक्शन इसलिए पढ़ रहा हूँ, मुझे ना ये फील होता है आप लोग पढ़ते नहीं है घर पे बैठ के सेक्शन, इसलिए पढ़ने पड़ रही। वैसे घर से अगर पढ़ के आओ ना 2-3 बार सेक्शन को, इट इज ऑलवेज बेटर, तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 390 इन ऑल रोबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। टाइम एंड अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट। प्री रिक्विजिट कंडीशन है, रोबरी वही होगी जहां थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा। अब थेफ्ट कब रोबरी होता है, थेफ्ट रोबरी कब होता है? अब आप लोग वैसे चलो लो को भूल जाओ, एक बार को बिल्कुल भूल जाओ, कानून क्या है। आप ये अंदाजा लगा के देखो, कोई आदमी चोरी करके ले गया किसी की चीज, भाई रोबरी तभी तो होगा जब वहां पर इंस्टेंट डेथ, हार्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट आएगा। अब आप कहेंगे जी वो जेब कतरे ने आदमी की जेब से ना पैसे निकाल लिए चला गया, थेफ्ट होगी, तब इसमें रोबरी कैसे घुसाए अंदर? दिमाग लगाओ। इन एवरी केस एक आदमी ने चोरी की, चला गया जी, थेफ्ट हो गई। अब हम कह रहे हैं कि थेफ्ट रोबरी कब होगी? उसमें एक्चुअली fear of to cause death किया हो, अगर एक्चुअल में सर फियर ये आंसर नहीं है। सर फियर कब होगा फियर आया, जब इंस्टेंट हर्ट आया, फियर और इंस्टेंट हर्ट, फियर और इंस्टेंट हर्ट, फियर। भाई मैं लाइब्रेरी गया साकेत बार की, चुपचाप किताब उठा के लेके आ गया। ऐसे कौन से हालात होंगे जिसमें इस थेफ्ट को रोबरी में कन्वर्ट किया जाए, ये बताओ मुझे। मैं चोरी कर रहा है। अगर सर एक एग्जांपल दे दूं, हाँ दो। सर जैसे किसी ने पिस्टल थी उसके पास, ठीक है, उसने बोला कि मतलब पिस्टल दिखाई नहीं
थी उसके पास, मतलब उसको पता था सामने वाले को, बट उसने पिस्टल दिखाई नहीं, तो वो रॉबरी नहीं हुई ना, फिर थेफ्ट होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि थेफ्ट रोबरी में कैसे कन्वर्ट होगी? अगर वो बुक ले जाते हुए आपको पकड़ लेते हैं और तब आप उसको थ्रेट दिखाते हो तब वो यस, दिस इज द आंसर। So basically fear of injury. अगर कोई आदमी चोरी करके जा रहा है और दूसरे लोग जब वो चोरी करके चला तब उसे पकड़ लेते तब उसको पकड़ लिया या रजिस्ट कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में जो चोर है, चोरी करने वाला, वो इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कोज करता है या एप्रीहेंशन है इंस्टेंट एकदम, देन इट विल बी रॉबरी, राइट? अब फिर देखो अंतर। सर ये कैटेगरी तो एक्सटॉर्शन और रॉबरी दोनों में आ जाती है, उसमें क्लियर नो 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 नो, एक्सटोर्शन से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है। नो नो, एक्सटोर्शन में फोर्स जो है, देखिए एक्सटोर्शन में क्या था, अभी तक हम कहाँ उलझे हुए थे एक्सटोर्शन में? इंजरी तक, उससे आगे कोई शब्द नहीं है। बॉडी, माइंड और रेपुटेशन, समझो, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है एक्सटोर्शन में, तो एक्सटोर्ट कर रहा। अगर ये इंजरी कन्वर्ट हो जाए इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में, देन इट इज रॉबरी। डिफरेंस समझ में आया? एक्सटोर्शन और रॉबरी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों में फोर्स यूज हो रहा है, बट वहां इंजरी की बात हो रही है एक्सटोर्शन में, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, जहां कंफ्यूजन होता है उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं टाइम एंड अगेन। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। लेकिन अगर एक्सटोर्शन आपने जब किया, वहां इंजरी के साथ कपल्ड विद इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, देन इट इज रॉबरी। Theft is robbery if in order to committing the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property। देखो, theft कर रहा है, attempt कर रहा है, theft कर दी है, theft होने के बाद जो सामान है, बूटी उसको मिली है, उसको लेके जा रहा है, तीनों सिचुएशन में, राइट? In order to the committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। मैं इंस्टेंट वर्ड बार बार इसलिए कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, आप लोग फंसेंगे तो वही फंसेंगे, जहां कर ही दिया हो तो समझ ही जाओगे। इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, वही तो आप लोग फंसेंगे क्वेश्चन के आंसर में। जहां डेथ कर दी है या उसने उसको हर्ट कर दिया है या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर दिया, तो कर ही दिया, वो तो हो ही गया ना। When extortion is robbery, यहां आपने देखा वॉलंटरली आईपीसी में डिफाइंड है, बताओ सेक्शन। देखा, आप लोगों ने डेफिनेशन भी याद नहीं की अभी तक, और आईपीसी चले पढ़ने पूरी। अरे सबसे पहला किसी भी एक्ट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फिर आप लोगों को ये याद होना चाहिए 39, 44, 23, 24, ये तो कुछ सेक्शन तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो वैसे ही टिप्स पे होने चाहिए आप लोगों के। किसी भी स्टैट्यूट को जब पढ़ते हो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ो। जीवन में कोई भी एक्ट आता है, प्रोफेशन में भी आप जाते हो, सबसे पहले कोई भी नया एक्ट आ गया, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ो, उसके बाद सेक्शनों पे जाओ। आगे डेफिनेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए।
तो voluntarily causes, so first of all you should know the definition of voluntarily, right? ये मैं आप लोगों को साथ के साथ इसलिए पढ़ के बता रहा हूं कि आप लोगों को बेयर एक्ट पढ़ना आ जाए। कैसे पढ़ते हैं बेयर एक्ट को, इसलिए पढ़ रहा हूं। बेयर एक्ट को पढ़ना भी आना चाहिए। सिंपली सेक्शन पढ़ दिया वॉलंटरली और आगे आगे पढ़ते चले गए। अरे वॉलंटरली क्या है भाई, इट इज डिफाइंड इन द आईपीसी। वॉलंटरली को भी पढ़ो जाके, फिर तब सेक्शन समझ में आएगा। 39, a person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it। कब माना जाएगा voluntarily कर रहा है? नंबर 1, he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause। voluntarily कब माना जाएगा? he intended to cause it, या जब वो मीन्स अप्लाई कर रहा है he should knew it, या उसके पास रीजन है to believe it that it is likely to cause such and such act। ठीक है ना, तब वॉलंटरली माना जाएगा। एंटिसिपेट कर रहे हो तो वॉलंटरली माना जाएगा। ठीक है, अब मैं बार बार वॉलंटरली नहीं बताऊंगा, ये समझ में आ गया आप लोगों को? आगे मैं वॉलंटरली बोलता चला जाऊंगा सीधा। ही इंटेंडेड, और जब वो मीन्स एम्प्लॉय कर रहा है ही न्यू और हैड रीजंस टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट, वॉलंटरली कहलाएगा। मैं सेक्शन पर थोड़ा ज़्यादा इसलिए जोर दे रहा हूँ, अल्टीमेटली आप लोगों को यही समझ में आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। केस तो वो सारी कहानियाँ तो आप लोग याद कर ही लेते हैं, कहाँ ये बताया था वो बताया था, ये भी आना जरूरी होता है। स्टोरियाँ सुन सुन के क्रिमिनल लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि बिरसा सिंह का केस पढ़ेंगे, वो गया था जी, वहाँ गए थे जी, वो उसने मारा, स्पीयर मारा था, घुमा दिया था, वो मर गया था। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि 300 कैसे बन गया, 300 कैसे बन गया, बस ये पता कहानी मर्डर हो गया। बट एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। क्यों बस में गए जी, बस से उतर रहा था, वो बस रोक ली, रास्ते में आदमी को पकड़ लिया, आंध्र प्रदेश का केस है वो, और उसको सब ने मिलकर, किसी ने गंडासा मारा, किसी ने भाला मारा, किसी ने लाठी मारी, आदमी मर गया, हो गया जी मर्डर। नो, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको ये स्टार्ट ये करना है। सेक्शन 300 रीड्स एज फॉलोज, whenever a person causes death with the intention of causing injury to a person, and intended injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Now in the given problem, they followed the bus, they chased the bus, then they picked the man, they dragged him down the bus, and all of them injured him, inflicted injuries on his legs, more than 18 injuries. Though individual injury was not sufficient in the ordinary course of nature to cause death, but injury includes plural and cumulative effect of injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Therefore, all the accused persons are liable for murder and punishable under section 302. And I spot my case with the help of, केस का नाम लिख दो। In that case also, these were the facts, this was the decision। आंसर ऐसे लिखा जाता है, ये नहीं
4 आदमी ने पकड़ के घेर के मार दिया, हाँ जी हो गया जी मर्डर, लिख के आ गए एग्जाम में, हाँ जी 5 से आदमी थे, पकड़ के मारा, आदमी मर गया, मर्डर हो गया जी। दिस इज नॉट द आंसर, 0 नंबर मिलेगा। रीजंस होने चाहिए, एग्जामिनर को पता होना चाहिए, ही नोज द लॉ, लिखने वाला। और लैंग्वेज पैंग्वेज से कोई डरने की जरूरत नहीं है, इंग्रेडिएंट्स आने चाहिए, सिंपल भाषा में लिख दो। When extortion is robbery, extortion is robbery। मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं, नो डाउट टाइम लग रहा है, टाइम किल भी हो रहा है। अगर आपकी लॉ की अप्रोच ठीक हो गई पढ़ने की, आपको अफ्रीका का भी कोई एक्ट दे दे लाके, आप उसको 2 दिन में पढ़ के समझ जाओगे कि ये है ये लो, और दूसरे को भी समझा दोगे। बट वो अप्रोच आनी चाहिए दिमाग में। कोई भी नया एक्ट आए, XYZ, कोई CPC, CRPC, कहीं कुछ भी पढ़ोगे, एविडेंस एक्ट, कुछ भी पढ़ोगे, लॉ की एक पर्टिकुलर टाइप की अप्रोच है। अगर आपको वो अप्रोच आ गई पढ़ने की, आप किसी भी स्टैट्यूट को, किसी भी एक्ट को पढ़ के समझ लोगे। अगर वो अप्रोच नहीं आ रही है, लगाए जाओ रट्टे, CPC को लगाए जाओ रट्टे, IPC को, कभी कुछ नहीं होने वाला। वो अप्रोच आनी चाहिए, लोगों को पढ़ने की एक अप्रोच होती है। मैं इसलिए जोर देता हूं बार बार। अगर आप सिर्फ इसी से पढ़ेंगे ना, जैसे आगे आपकी क्लासेस CPC पे होंगी, एविडेंस एक्ट पे होंगी, CRPC पे होंगी, आप तुरंत कैच करते चले जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी लोगों को समझने में, पढ़ने। और ये जिस तरीके से फंडामेंटली मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि वी हैव फेस्ड द once you are failure, you know where you failed. Once you are successful, आपको ये नहीं पता चलेगा मैं पास ही कैसे हो गया। आप झांक के नहीं देखते मेरे अंदर कमियां क्या थी। जब आप फेल होते हैं तब दिमाग लगाते हैं कि मैं क्यों फेल हुआ, तब पता चलता है ये कमी थी, यहाँ फंसे, ये हुआ, ये हुआ। तो मैं इसलिए ये बातें आपको डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग आप लोगों को फर्दर क्लासेस लेने आएंगे, ऑल ऑफ देम आर सक्सेसफुल इन जुडिशियल सर्विसेज, सबने क्वालिफाई किया हुआ है। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो बता देंगे आपको, नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं बता पाएंगे जल्दी। इसलिए मैं ये एस्पेक्ट्स आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अल्टीमेटली तो इट इज डेस्टिनी आल्सो। Extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of। extortion में हमने पढ़ा ना, he is putting that person in fear of injury। वहाँ क्या है? putting in fear of injury। यहाँ क्या है? putting in fear of instant death, of instant hurt or instant wrongful arrest to that person or to some other person by so putting in fear induces the person to so and so। अंतर क्या है? थेफ्ट में हमने क्या बताया? थेफ्ट में ये है, थेफ्ट आप लोगों को पता ही है, इंजरी नहीं है उसमें। यहाँ क्या आ गया? रोबरी में इंजरी वो आ गया, इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट आ गया। कब आया? जब वो चोरी कर रहा है या चोरी करके जा रहा है या इन कंटिन्यूएशन ऑफ चोरी है या अटेम्प्टिंग टू कमिट चोरी है, उस पीरियड में अगर वो इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कमिट करता है तो रोबरी होगी। एक्सटोर्शन कब रोबरी होगी? एक्सटोर्शन में रोबरी में कोई अंतर नहीं, लैंग्वेज सेम है, पढ़ के देख लो दोनों सेक्शन। रॉबरी को हम एग्रेवेटिव फॉर्म ऑफ एक्सटोर्शन बोल सकते हैं। एग्रेवेटिव फॉर्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यही तो कह रहा हूँ, एग्रावेटेड फॉर्म है। रोबरी, एक्सटोर्शन और थेफ्ट की एग्रावेटेड फॉर्म है। दिस वाज माय फर्स्ट लाइन, वो तो है ही। एक्सटोर्शन में क्या है? वो उसको पुट हिम इन फियर ऑफ इंजरी, यही वर्ड है। यहां इंजरी हटा दो, इंजरी की जगह क्या आ गया? इंस्टेंट डेथ। हाँ, ये तीनों वर्ड रटे होने चाहिए ऐसे। जब एग्जाम में लिखोगे रटे जाने चाहिए, खटखट लिख दो वहां, तीनों एकदम मुंह से निकलने चाहिए, ठाटा ऐसे ही होने चाहिए। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कौन से वर्ड रटवाए थे मैंने? हाँ, तो ऐसे याद होने चाहिए।
और उसको जब भी आए ठक से मार दो। जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा वो कहेगा बच्चे को बड़ा नॉलेज आता है, क्योंकि वो एप्रोप्रिएट वर्ड है ना, इनकी जगह इन वर्डों को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। बाकी लैंग्वेज भाषा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट ये जो वर्ड्स हैं डायरेक्ट, इनको यू कांट सब्स्टिट्यूट विद अदर वर्ड्स। देखो इसमें फिर आ गया ये एक्सप्लेनेशन में, मैं आप लोगों को बता रहा था अगर दूरी पे है तो द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल डेथ। ये नहीं कि दूर खड़ा हो गए, मैंने बताया था डंडा घुमा रहा है, वो नहीं चलेगा। ये पहला मैंने बताया ना, तो एक आदमी को होल्ड कर रहा था, ऐसे पकड़ के कर रहा था, तो एक्सटॉर्शन नहीं होगा, थेफ्ट होगा, रोबरी होगा, राइट। दूसरा इलस्ट्रेशन, वो हाईवे पे मिला, उसने उसको पिस्टल दिखाया, पिस्टल दिखा के उसने उसको ले लिया। हाईवे पे पिस्टल दिखा रहा है, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ भी और हर्ट भी, राइट। तो क्या होगा, एक्सटॉर्शन इज रोबरी। पहले वाले में क्या है, थेफ्ट इज रोबरी। तीसरे वाला तीसरा क्या है, वो आदमी मिला उसको हाईवे पे, उसका बच्चा उठा लिया, कह इसको फेंक दूंगा मैं, ठीक है ना। तो इंस्टेंट फियर है ना, बच्चे को ले लिया हाथ में, फेंक दूंगा अभी सामने सामने, तो एक्सटॉर्शन इज रोबरी। वो फिर कहता है कि मेरे गैंग के हाथ में है, हाँ देखो यहाँ थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ो इलस्ट्रेशन को। वो कहता है कि आपका बच्चा मेरे गैंग के पास है, या तो मुझे इतने पैसे दे दो, नहीं तो मेरा गैंग आपके बच्चे को मार देगा। टेक्निकली अगर देखा जाए, टेक्निकली लेमैन की तरह सोचो, अगर हमारा बच्चा किसी गैंग के पास है तो आदमी यही सोचेगा ना, ये बदमाश है, गैंग है इनका, और ये बच्चे को मार ही देंगे अगर पैसे नहीं दिए तो। टेक्निकली देखा जाए तो इंस्टेंट फियर है, राइट। बट यहाँ इलस्ट्रेशन क्या है, सिंपली भाषा है, सिंपल भाषा है कि हमारे गैंग के पास तुम्हारा बच्चा है, या तो इतने पैसे दो, नहीं तो उसको मार दो। तो क्या हुआ कि इंस्टेंट फियर नहीं है, बच्चा बहुत दूर है, बच्चा दूर है। लेकिन अगर मैं इसको फैक्ट को थोड़ा चेंज करता हूं, किसी इलाके का कोई रिनाउंड क्रिमिनल है और उससे पहले कई बच्चों की किडनैपिंग करके वो पैसे मांग रहा था, जिन्होंने दिए उनके बच्चे मार दिए सबके उसने, विच इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, सबको पता है। अगर वो ऐसा कहे तो इंस्टेंट होगा सर, तब इंस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड वैसी और उसने ऐसा कर रखा है। समझ गए? ये फैक्ट समझने की कोशिश करनी है आप लोगों को। ये नहीं इलस्ट्रेशन में आगे सीधा हो, इंस्टेंट हो गया, दूर हो गया, किसी में भी उससे हो जाएगा। एक हरीश चंद्रा का केस था। एक आदमी चोरी करके भाग रहा था, वहां आप देखें ध्यान से, एक आदमी चोरी करके भाग रहा था, जो लेके भाग रहा था उसके पीछे कुछ लोग लग लिए और उसने जो सामान लेके भाग रहा था वहीं छोड़ दिया और वो आगे बढ़ रहा था। उन लोगों ने फिर भी फॉलो किया, लोगों ने फिर भी फॉलो किया। अब ध्यान से एक चीज, अगर उसने प्रॉपर्टी वहीं छोड़ दी है, जो लोग उसको परस्यू कर रहे हैं उनका राइट ऑफ प्राइवेट समाप्त हो गया ना वहां पे, हो गया कि नहीं हो गया? अगर उसके बावजूद भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट, तब उसने उन पे
अपनी जान बचाने के लिए पत्थर फेंके या रेता फेंका या उनको स्टोन फेंके उनके ऊपर, वो रोबरी के लिए लायबल नहीं होगा। ये बात समझ में आई? क्यों? जैसे उसने प्रॉपर्टी छोड़ दी, वहीं पे जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड हो जाता है, उससे आगे नहीं जा सकते। फिर भी अगर उसके पीछे भाग रहे हैं, इलीगली भाग रहे हैं उसके पीछे, और तब वो अपने आप को बचाने के लिए उन पे पत्थर वगैरह फेंकता है, कुछ करता है, he will not be held liable for robbery। बट किसके लिए लायबल होगा? बताओ बताओ। यस, थेफ्ट तो कमिट करके भागा ही था, उसने चीज चुराई, मूवमेंट दे दिया था, रास्ते को छोड़ के भाग गया, अलग बात है। बट जैसे ही कोई चीज आपने ली, डिसऑनेस्टली दूसरे पोजीशन से ली, उसको लेके चले, उसमें मूवमेंट दिया, थेफ्ट तो हो ही गई वहां पे। वो एक कदम चले कि 100 कदम चले, वो अलग बात है, डर के मारे छोड़ के भाग गया, बट ये इज ऑलरेडी कमिटेड द थेफ्ट। एक आदमी ट्रेन में जा रहा है, दो साथी हैं ट्रेन में, एक ने उसकी घड़ी थी, दोनों सिचुएशन है, या तो घड़ी उससे जबरदस्ती ले ली हाथ पकड़ के, या कोई घड़ी कई बार भारी लगती है ना, निकाल के हम रख लेते हैं साइड में, और रख दी, दूसरे ने चुरा ली। वो लेके जा रहा था, एक उसका साथी था। जब उस आदमी ने कोशिश की उनको अप्रोच करने की, तो जिसने घड़ी उठाई थी उसका जो साथी था, उसने उसको एक चाटा जमा दिया। राइट? हर्ट कर दिया, नहीं कर दिया? बोथ ऑफ देम वर हेल्ड लायबल फॉर रॉबरी। वो ये प्ली नहीं ले सकता कि जिसने चाटा मारा है या जिसने घड़ी उठाई है वो कहे चाटा मैंने तो नहीं मारा। ये कह सकता मैंने तो चाटा नहीं मारा, या दूसरे वाला कहे मैंने तो घड़ी नहीं उठाई। लेकिन चूंकि दोनों साथी हैं, एक ने घड़ी उठाई, जब दूसरा लेना है उसको चाटा मारा। ये अक्सर जितने दिल्ली में जेब कतरे होते थे पहले, अभी तो कम हो गया है, वो आप लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं है। आई हैव सीन दोज डेज इन दिल्ली। गैंग होता था जेब कतरों का, वो 4, 5, 6 का गैंग होता था। वो जिसको उनको पता लग गया इस आदमी के पास पैसे हैं, वो धीरे धीरे बस में ना चढ़ के उसको चारों तरफ से घेर लेते थे ऐसे। बाकी पैसेंजर को धक्का मुक्की करके ना इधर उधर, बस वो 4, 6 जो भी होते थे सर्किल बना लेते उस आदमी को बीच में, और जबरदस्ती उससे उसका पर्स या जो भी निकाल लेते, चलती बस में। अगर कोई आदमी बोलता था, वो चाबी छुरी रखते थे, ब्लेड रखते थे, सीधा मार ही देते थे। और सबको पता थी ये बात, इसलिए किसी आदमी को, सोचो भरी बस में 6 आदमी लूट रहे होते, लोग बोलते नहीं थे दिल्ली में। और दूसरे लोग कहते थे सबकी आत्मा मर गई है। आत्मा नहीं मर गई, वो इतने बदमाश होते थे, वो सीधा मुंह पे ब्लेड मार देते थे यहाँ, या चाकू मार देते थे, या छुरी मार देते थे। तो ये हालात होते थे उस जमाने के अंदर। तो अब वो ये कहे कि नहीं जी वो तो पर्स तो इसने निकाला, छुरी उसने मारी, या उसने दूसरे पैसेंजर आ रहे थे उनको रोका, तो 34 तो है, इट इज देयर, तो एवरीबॉडी विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट।
देखो, कोई किसी की जबरी गालियां भी दे दी, ठीक है, और जब वो वहां से जाने लगे खेत के किनारे से लाठी लेके उनको फॉलो भी किया, ठीक है भाई, थेफ्ट तो कमिट कर ही रहे हैं दूसरे खेत में जाके। अब मुझे बताओ रोबरी हुई कि नहीं? नहीं सर, और बताओ, वो लाठी लेके उनके पीछे गए, और दूर से वो गालियां भी दे रहे हैं उनको। ध्यान से देखो, रोबरी में 3 वर्ड है, इंस्टेंट डेथ, वो फसल काट रहे हैं, उन्होंने ये तो कहा हम तुम्हें जान से मार देंगे। अगर मैं ये कहता रिवॉल्वर ले रहे थे, उन्होंने फायर किया, रिवॉल्वर दिखाया उनको, इंस्टेंट डेथ नहीं हुई। नंबर 1 इंस्टेंट हर्ट या हर्ट, वो लाठी लेके वो दूर थे, वो जा रहे थे, ये भी इधर से लाठी लेके गए, डिस्टेंस बहुत है, किनारे, मैं कह रहा हूँ ना किनारे पे थे गए, तो कोई हर्ट तो नहीं करा उनको, और इतने नजदीक भी नहीं थे, लट पड़ने ही वाला था। रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट तो करा ही नहीं, दूर थे। अब ये को उनको गाली दी, अब्यूज करा कि तुम्हें जान से मार देंगे, तो रोबरी नहीं हुई। सर उसमें भी इंस्टेंट हर्ट हो सकता है, जैवलिन थ्रो करते हैं ना लोग, हैं? जैवलिन थ्रो करके उसे डंडे को थ्रो कर दिया, तो वो भी तो हर्ट के केस में आ गया। हर्ट कब होता है? जब सही में लग जाए। रीड हर्ट, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट पढ़ो, जब सही में लग जाए तब हर्ट होगा, वो तो फिर अटेम्प्ट टू हर्ट होगा। अटेम्प्ट टू कॉज हो रहा है ना, अटेम्प्ट तो है कॉज करने के लिए, सर वो कवर्ड। अटेम्प्ट वर्ड है ही नहीं इसमें, 2 ही वर्ड है। फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, और डेथ हर्ट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या तो एक्चुअल में होना चाहिए या उसका इंस्टेंट फियर होना चाहिए, अटेम्प्ट का तो मतलब ही नहीं। वॉलंटरली मैंने आप लोगों को बता दिया है। वो पर्सन पे वर्ड पर्सन है, इसमें जैसे सेक्शन पढ़ेंगे आप, टू एनी पर्सन, पर्सन की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी बताई थी, है ना, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ में मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या डेड बॉडी को पर्सन मानेंगे? लेकिन अगर 2 झगड़ा हो गया और वही ताजा ताजा मर गया हो तभी वहीं के वहीं, और बाकी लोग उसके साथ ही हैं वहीं पे, तो यहाँ इसमें थोड़ा ये आता है कि नैरोली कंस्ट्रू मत करो उसको, डोंट कंस्ट्रू द सेक्शन सो नैरोली कि अगर वहीं लड़ाई हुई है और वहीं मरा है और उसी टाइम उसकी जेब से निकाल लिया, लड़ाई चली रही, कंटिन्यू हो रही है, ठीक है ना, तो वहां पे थेफ्ट एग्रावेटेड फॉर्म रोबरी आ जाएगा। सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, इसलिए सिंपली डेड बॉडी रोड पे है तब क्रिमिनल बेस का प्रोपीज। ये वैसे तो आप लोगों को मैंने सारा डिफाइन कर दिया, नाउ डकैती पे आ जाओ। चूंकि सारे ये इंटरमिंगल्ड सेक्शन है, इंटररिलेटेड है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रोबरी और डकैती, क्योंकि उसी केस में थेफ्ट तक भी कन्फाइन हो सकता है, वही केस रोबरी पे भी जा सकता है, वही केस डकैती पे भी जा सकता है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आर सेम, बस वो बाकी जो फैक्टर्स है वो होने चाहिए, इंग्रेडिएंट्स की बात आती है। देखो डकैती में
को-ज्वाइंटली एक वर्ड है, डकैती पढ़ो, उसमें अलग से एक वर्ड है को-ज्वाइंट। ये अलग से वर्ड आया है बिल्कुल, जो न थेफ्ट में, न एक्सटॉर्शन में, न रोबरी में, यहाँ अलग से आ गया है, राइट। क्योंकि रोबरी में भी देखा जाए 4 आदमी तो हो ही सकते हैं ना, तो वहाँ क्यों नहीं आया ये वर्ड, यहीं क्यों ला दिया स्पेशली। When 5 or more persons कॉन्जेंटली भी पढ़ते हैं, एंड साइलेंट करके भी पढ़ते हैं, बाकी उसमें देख लेना आप लोग डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट ए रॉबरी और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन, ना 390 में डेफिनेशन, मैं 391 हाँ 391 ठीक तो है। और अटेम्प्ट टू कमिट ए रॉबरी और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन conjointly committing or attempting to commit or a robbery and person present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit डकैती। जो एड कर रहे हैं वो भी। अब यहां देखो वर्ड आ गया ना, एड करने वाले होने चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या आ गया, कॉन्जेंटली। कॉन्जेंटली का मतलब क्या है, फिजिकली एक साथ, फिजिकली एक साथ होने चाहिए, राइट। इसका मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब ये हुआ, मैं इलस्ट्रेशन से आप लोगों को समझाता हूं। कॉन्जेंटली वैसे जो होता है यूनाइटेड और कंसल्टेड एक्शन होना चाहिए of the person participating in the transaction। अब मैं एक इलस्ट्रेशन से आप लोगों को समझाता हूं। 5 से ज्यादा लोग डकैती करने गए, राइट। उन्होंने जो भी डकैती करनी थी, घर लूटना था, फसल लूटनी थी, जो भी लूटना था। अब बात यह हुई कि लूट के जब जाएंगे तो नदी पार करनी है। उनमें से एक व्यक्ति, उसने कहा ठीक है तुम लूटोगे, मैं तैयारी करता हूं। नदी थी 4 किलोमीटर दूर, वो वहां पे चला गया। उसने एक बोट वाले से बात की कि भाई ऐसे ऐसे हमें नदी पार करानी है आपने, और कुछ सामान लेके जाना है। वो व्यक्ति वहां पर 4-5 किलोमीटर की दूरी पे तैयारी कर रहा बोट की। सब इधर इन लोगों ने डकैती डाली, माल लेके आया और लेके गया। द पर्सन हु वाज 4-5 किलोमीटर अवे कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर डकैती। फिजिकली एक साथ मैं लेकिन एड तो कर रहा है टेक्निकली। देखिए 2 वर्ड्स हैं, टेक्निकली ही इज एडिंग, सर अटेम्प्ट, he is aiding। By the word of aiding, he should be convicted। Those who are standing outside and aiding, तुकाराम बीके घोष केस, तुकाराम बीके घोष केस आप लोगों ने पढ़ा है ना। कॉपर वायर की चोरी हुई थी, उस आदमी ने चाबी दी थी, उनको मुहैया कराई थी, मकान में चोरी की, कॉपर वायर लिया, फिर जहां तोला गया वहां वो आदमी पाया गया। धर्म कांटे में जहां भी तुला होगा, he was there, he was held liable under 34। पोस्ट मास्टर से पैसा छून लेने गए, अंदर जाके गोली मारी, एक आदमी मोटरसाइकिल लेके बाहर तैयार खड़ा था उनको ले जाने के लिए, he was also held liable। लेकिन यहां डकैती इज वेरी सीरियस ऑफेंस। लॉ इस चीज का हमेशा ध्यान रखता है
कि जब बहुत सीरियस ऑफेंस होता है उसमें ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इंटरप्रेटेड वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। जैसे एनडीपीएस है, बेल नहीं है जी, आपको अलाउड नहीं है, आप बेल में सड़ते हैं, जेल में पड़े रहते हैं सालों साल, ट्रायल होता है, सब कुछ है। आप देखेंगे जरा सी बात पे कि जब वो आए थे सर्च लेनी थी, उसकी सर्च नहीं ली, या उसने उस पर साइन नहीं किया, या मौके पे गजेटेड ऑफिसर नहीं था जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, या सर्च वारंट आपके पास था कि वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए कि फला जगह माल है एनडीपीएस का, राइट। जब तक वो गए, वो आदमी उस गाड़ी में माल लेके वहां से दूसरे गोडाउन में पहुंच गया। पहले वाले गोडाउन का सर्च वारंट था, उसका सर्च वारंट नहीं था, उन्होंने फॉलो करके वहां जाके पकड़ा, माल लेके सर्च कर लिया। इन्हीं बातों पे एक्विटल हो जाता है, समझ गए। सिमिलरली डकैती इज वेरी सीरियस ऑफेंस, इसलिए एडिंग तो है, बट साइमल्टेनियसली जो भी जिन लोगों ने फ्रेम किया आईपीसी को, उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली कोजेंटली वर्ड यूज किया इसके अंदर कि बाई एंड लार्ज वो मौके पे होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहां ऑफेंस में होना चाहिए, अदरवाइज ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर डकैती, राइट। गॉट द पॉइंट? यस सर। डकैती इज पनिशेबल इवन एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। आप लोगों को पता ही होगा, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, काउंटरफिटिंग ऑफ क्वाइंस, डकैती, एक दो और प्रोविजन कौन से हैं, आई एम नॉट गेटिंग, दे आर पनिशेबल एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, अदरवाइज प्रिपरेशन की स्टेज पे पनिशेबल नहीं होते, क्योंकि कोई भी ऑफेंस की मैंने आप लोगों को स्टेज भी बताई थी। इंटेंशन, मोटिव तो शुरू में होता है, हम लोग मोटिव तो इसलिए काउंट करते हैं कि भाई कारण क्या रहे होंगे, क्यों करा होगा, मोटिव को भी देखते हैं, बट टेक्निकली मोटिव हम लोग काउंट करते हैं, बट स्ट्रिक्टली अगर सिर्फ लॉ की बात करें तो हम सीधा इंटेंशन से स्टार्ट करेंगे। इंटेंशन, प्रिपरेशन, एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस नीड नॉट बी पेनल्टी बेस्ड एक्ट, राइट, एंड कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस। तो पनिशेबल कब होता है? जब एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस स्टार्ट होता है। उससे पहले की इंटेंशन, मियरली इंटेंशन मैं फैलाने को मारना चाहता हूँ, अपने घर में सोया हो, मैंने 20 आदमियों को कहा भी मैं उसको मारना चाहता हूँ, बट करा कुछ नहीं मैंने, आई कैन नॉट बी पनिश्ड। मैंने तैयारी कर ली, नथुलाल को दिखाया, ये देखो पिस्टल भी खरीद लाया हूँ, 6 गोली भी मारूंगा उसको, छोड़ूंगा नहीं, पिस्टल भी आ गया मेरे पास, तैयारी पूरी है, बट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस नहीं किया है, जबकि मैं चौड़े में खड़ा होकर कह रहा हूं मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा, गोली मार दी मैंने उसको, पिस्टल भी खरीद लाया, इतने रुपए कानपुर से लाया, और गोलियां भी, सब कुछ है। एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन इट इज नॉट पनिशेबल अनलेस एंड अनटिल यू डू एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, बट सर्टेन ऑफेंसेस, देखो कोजेंटली वर्ड और एडिंग और डिस्टेंस 4 किलोमीटर, ये सब जो मैं रिलेट कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, इतना सीरियस और हीनस क्राइम है, इट इज पनिशेबल इवन एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। अगर 5 आदमी डकैती करने की तैयारी कर रहे हैं, इट इज पनिशेबल। 5 आदमी काउंटरफिटिंग ऑफ क्वाइंस की तैयारी कर रहे हैं, इट इज प्रिपरेशन। स्टेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, कू करना चाहते, तख्ता पलट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, पनिशेबल इवन एट द स्टेज ऑफ, ये टाइम एंड अगेन रिपीटेडली आई हैव टोल्ड, इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, इंस्टेंट होना चाहिए, देयर शुड बी इमिनेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट एटसेट्रा, इमिनेंट फियर, इंस्टेंट विच इमिनेंट फियर होना चाहिए उसका। घर में किसी के, कुछ लोगों ने अटैक किया कि इस घर में हम डकैती डालेंगे,
घर वालों को पता चल गया कि 5-7 आदमी आ रहे हैं डकैती डालने, और पहले घर छोड़ के भाग गए, राइट, और वो घर को लूट के ले गए। अब मुझे ये बताओ, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इस केस में है या नहीं है? हैं? नहीं सर, नहीं इंस्टेंट नहीं है, पहले से पता चल रहा है एकदम से क्रिएट सर एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। एट द टाइम ऑफ ऑफेंस तो नहीं है। देखो भाई, मुझे पता है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। मैं अपने घर में शांति से लेटा हुआ, मुझे गार्ड ने या किसी नौकर ने कहा कि भाई साहब आपकी सोसाइटी में नीचे 5-7 आदमी आए हैं आपके घर को लूटने के लिए। मुझे पता चल गया। अब मुझे लग रहा 5-7 आदमी आ रहे हैं तो घर के एक आध आदमी को लुटका भी सकते हैं। इट इज बेटर मैं अपना घर छोड़ के भाग गया। सर इंस्टेंट माना जाएगा तो है ना, आप फोन तो कर सकते थे। इसको पब्लिक सर्विस। रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज। देखिए, अगर नीचे तक आ गए वो, ठीक, मैं पुलिस को फोन कर दूं, पुलिस कितनी देर में आएगी? सर इंस्टेंट ही मैं 100 नंबर पर कॉल करके घर बैठ जाऊं, पुलिस आ रही है, तो इतने पुलिस आई, इतना आके उन्होंने मेरा काम कर दिया। यहाँ इंस्टेंट फियर माना जाएगा डेथ का, डेथ और हार्ट का इंस्टेंट फियर माना जाएगा। उनके दिमाग में इतना फियर था तभी तो घर छोड़ के भागे हो। दैट इज द आंसर। ये आप लोगों को इस तरीके से इन चीजों को करना है। ये आप लोगों का हो गया कंप्लीट। एक्सटॉर्शन, रोबरी, डकैती, छह बज गए, पता ही नहीं चला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों को कंप्लीट करेंगे। दोनों इंटररिलेटेड सेक्शन है। सर इन क्राइम्स में एबेटमेंट का रोल नहीं आएगा? किसमें आता है? किसमें एबेटमेंट का रोल नहीं आता है इसमें? किसमें? जो आपने डकैती का एग्जांपल लिया था, आपने बोट वाले का एग्जांपल लिया था, तो उसमें बोट वाले का आपने बोला था वो डकैती में नहीं आएंगे, और वो एबेटमेंट में तो आएगा। देखो, जो बोट लेने गया है हाँ, और वहां गया है, हाँ, क्वेश्चन इज कि क्या डकैती के लिए उसको हेड लायबल किया जा सकता है? क्राइम तो कर ही रहा है, ऑफेंस तो कुछ ना कुछ होगा ही, क्रिमिनल वर्क तो कर ही रहा है ना वो। भाई आप किसी क्रिमिनल को अपने घर में पनाह दे रहे हैं, वो भी तो ऑफेंस है। करा आपने कुछ नहीं, उसके लिए अलग से प्रोविजन है। पनिशमेंट तो सेम है सर, जो इसमें? सेम पनिशमेंट होती है ना उसमें भी। एक बात बताओ, वहां वो तैयारी कर रहे हैं, डकैती करेंगे, वो बोट लेने चला गया, सपोज किसी वजह से वो डकैती नहीं करते, एक आदमी के पैर में जब वो चल रहा था कोई कांटा या छुरा घुस गया, लगे यार मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगा, रहने दो फिर देखेंगे किसी दिन, ये भी तो हो सकता था। सेक्शन को पढ़ो, कॉन्जॉइंटली क्यों दिया गया है कि मौके पर ही होना चाहिए। अब कबीर सिंह का केस भी था, अल्लाहफुल असेंबली में मैंने आप लोगों को कबीर सिंह का केस बताया नहीं बताया? अगर अल्लाहफुल असेंबली है, कोई आदमी अल्लाहफुल असेंबली कॉमन ऑब्जेक्ट को प्रोसिक्यूट करने के लिए गई, रास्ते में जब गए एक आदमी को चोट लग गई या दूसरी पार्टी से झगड़ा ही हो गया, लैंड ही वो छीनने गए थे, टेक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूसरे की, उसी में एक आदमी को डंडा लगा, चुपचाप बैठ गया, ही रिटायर्ड फ्रॉम द अल्लाहफुल असेंबली। उसके बाद one person was killed, he cannot be held liable for that, he has already retired from the अल्लाहफुल असेंबली। अब आप कहेंगे अबैटमेंट में तो फिर भी लागू होगा, एडिंग होगा, एडिंग होगा, अबैटमेंट तो नहीं होगा, एडिंग होगा। यही तो गड़बड़ है ना। लोग के तरीके से पढ़ो, लोग को जब आप इधर से उधर करने की कोशिश करेंगे फंस जाओगे। सिंपल बात यह है,
अनलॉफुल असेंबली का अगर कोई आदमी मेंबर है, मैं एक एनालॉजी बता रहा हूं इससे रिलेटेड, वो तो 4 किलोमीटर दूर है, यहां तो बिल्कुल साथ की साथ है। अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, लैंड का कब्जा लेना, इकट्ठे गए, वहां जाने के बाद कुछ डंडा वंडा पड़ा, मान लो मैं सबसे आगे ही था, उधर से एक आदमी ने आया, उसने मुझे डंडा मारा, मैं कह रहा मर गया भाई, वो बैठ गया साइड में, उसके बाद 2 आदमी मर गए। आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। आई हैव ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम द अनलॉफुल असेंबली। I was no more member of unlawful assembly। चोट लग गई, साइड में बैठ गया। इसलिए कोजमेंटली वर्ड यहाँ यूज किया गया है डकैती के अंदर कि अगर दूर है, दूर बैठा हुआ है, ये डिसाइडेड केस बता रहा हूं मैं आप लोगों को। वोट लेने गया, वहां पर है, केस का नाम बताऊं? इब्राहिम, स्टेट वर्सेस इब्राहिम। The word manifestly refers to united or concerted action of the person participating in the transaction. Thus, where the accused did not actually take part in the dacoity and went with one of the dacoits to borrow a boat, and during the dacoity was left in the boat at a place some 5 or 6 miles from the place of the dacoity and was told to wait for other dacoits. It was held that the accused's action did not come within the definition of dacoity, as he was not present, though he might have been aiding such commission or attempt. State versus Ibrahim।